नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की टोक्यो ओलंपिक के साथ। तो टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए आज अच्छी खबर की शुरुआत हो रही है। भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में रूस की खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दीपिका ने शूट ऑफ राउंड में जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह अपने नाम की है और अब भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। तो टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज कई क्वार्टर फाइनल के मैच होने वाले हैं और ऐसे में माना जा सकता है कि आज भारत को कई पदक अपने नाम करने का मौका मिल सकता है। आपको सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, दीपिका कुमारी ने एक मेडल अपने लिए पक्का कर लिया है। लगभग माने यही जा रहा है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में दीपिका पहुंच चुकी है। शूट ऑफ में रूस के खिलाड़ी को उन्होंने हरा दिया है और सुबह का आगाज हुआ है एक अच्छी खबर के साथ। आज पीवी सिंधु भी खेलेंगे और इसके साथ ही माना जा सकता है कि आज भारत को वाकई में पदक मिलने वाला है। तो टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद खास रहेगा। सबसे पहले तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने रूस की खिलाड़ी को शूट ऑफ राउंड में हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसी के साथ भारत के लिए एक पदक पक्का हो चुका है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज जापान से होगा। इधर बैडमिंटन में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेंगी, तो मुक्केबाजी में भारत की तरफ से लवलीना अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए उतरेंगी। वहीं सिमरनजीत कौर भी मुक्केबाजी में आज किस्मत आजमाने वाली है। तो निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल महिला क्वालिफिकेशन रैपिड में मनु भाकर और राही का मुकाबला होगा। वहीं नौकायन मुकाबले में भी भारत के खिलाड़ी आगे जाने के लिए मैदान में होंगे। इसके अलावा घुड़सवारी और गोल्फ में भी खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि आज भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है विपक्ष ने। कल विधानसभा का दिन हंगामेदार रहा था। गोबर और खाद खरीदी मुद्दे पर काफी हंगामा किया गया था विपक्ष की तरफ से और आज आखिरी दिन है विधानसभा के मॉनसून सत्र का। ऐसे में आज भी आसार है जोरदार हंगामे के। आज भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है विपक्ष ने। मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और माना यही जा रहा है कि आज आखिरी दिन भी विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जाएगा, कई मुद्दों को उठाया जाएगा। और कल की अगर बात की जाए तो कल खाद खरीदी और गोबर के मुद्दे पर काफी हंगामा था। कल का दिन हंगामेदार रहा है और आज आखिरी दिन है विधानसभा के मॉनसून सत्र का। आज भी कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गोबर चोरी और पानी में गोबर बह जाने का मामला उठाया था। इस मामले में कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कृषि मंत्री से पूछा कि गोबर खरीदी केंद्र में गोबर की कमी, गोबर चोरी और गोबर की पानी में बह जाने की आदि कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 4 जिलों में गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर चोरी होने और पानी में बह जाने की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाया कि गोठान में गोबर की सुरक्षा कौन करता है, तो मंत्री ने कहा गोठान पंचायत की संपत्ति है, इसकी पूरी जिम्मेदारी गोठान समिति की ही है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि गोठान समिति के नाम से राजनीति की गई है, इसमें कांग्रेसियों को शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि पंचायत के किसी भी अधिकार का हनन नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
और गौठान की बड़ी बड़ी बातें हुई। उसके बाद में मॉडल गौठान की भी बात आई और उसके बाद में अभी आपके गोबर चोरी होना और गोबर बहना, ये दो प्रकार की घटना हुई है। तो इसमें एक तो ये बता दें चोरी कौन कौन से गौठान से हुई है और गोबर बहने का कौन कौन से गौठान का है। गोबर की चोरी होने व पानी में बह जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि गोबर को सुरक्षित रखने की जवाबदारी किसकी है, इसकी नियुक्ति का आधार क्या है। गौठान समितियों में एक पार्टी विशेष के लोगों को नामांकित कर दिया गया। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। 4 लाख रुपए की वसूली की गई, मतलब वो गलत था। जहां की गौठान का नाम मैं पहले बताया, जहां की ये चोरी की घटना, ये जो बहने की घटना हुई। दूसरा, ग्राम ढुरेना में गोबर लगभग मात्रा 30 क्विंटल, इसकी चोरी की सूचना है माननीय अध्यक्ष महोदय। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज संबंधी विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है और इससे पहले अधिग्रहण संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने कई बिंदुओं पर संशोधन विधेयक प्रस्ताव लाए, जिस पर 2.5 साल में पहली बार मत विभाजन हुआ। संशोधन विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत पड़े तो वहीं विपक्ष में 56 मत पड़े, जिसके बाद विपक्ष का संशोधन विधेयक प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। मत विभाजन के दौरान कांग्रेस के 70 विधायकों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही 14 विधायक नदारद थे। मेजरिता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 2 विधायकों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 2 विधायकों ने संशोधन विधेयक के विपक्ष में मत डाले। विधेयक पर सवाल उठाते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार कर्ज में डूबे कॉलेज का अधिग्रहण कर रही है, ये छात्र हित की जगह स्वहित नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार बिना मूल्यांकन के अधिग्रहण कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज हमें बना बनाया मिल रहा है। इस कॉलेज को पहले ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 150 सीट की मान्यता दे रखी है। सिंहदेव ने अधिग्रहण को सही ठहराया है। ये संभावना बनी कि हम एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसमें उतनी राशि लगेगी जो हमारा राज्यांश होता नए मेडिकल कॉलेज उससे भी कम होने की संभावना है। इन कारणों से ये निर्णय हुआ कि इसको अधिग्रहित किया जाए। मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए एक अधिकारी अपॉइंट होगा जो उसका मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन के बाद उसका भुगतान होगा। तो अधिग्रहण से जो चीजें प्राप्त हो रही है उसका तो मुआवजा उसको दे दिया जाएगा, लेकिन यदि उनकी और कोई देनदारी है तो उसकी जवाबदारी सरकार की नहीं है, वो देनदारी उनको खुद को देना पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपनी बाईपास कराने के लिए, हार्ट की सर्जरी कराने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, परंतु सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा देने तैयार है। ये सरकार की एक ही मामले में 2 नीतियां जो है बड़ी दुर्भाग्यजनक है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत जो आश्रित है उनको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और मुख्यमंत्री जिलों के शामिल आश्रितों से संवाद भी करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव योजना की समीक्षा भी करने वाले हैं। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी भी आज समीक्षा की जाएगी। और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आईजी और कलेक्टर के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी के साथ भी बैठक करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री बैठक लेंगे और अनुकंपा नियुक्ति जिनको मिल रही है कोविड-19 के कारण जिनकी मौत हुई थी, उसके बाद उनके एवज में जिनको अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है उनको आज नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। भोपाल से हमारे साथ शिखिल लाइव जुड़े हैं तो वही रायपुर से हमारे साथ प्रिया लाइव जुड़ी है। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? बड़ी पॉलिटिकल न्यूज, इसके अलावा दूसरी आम खबरें जो जनता के लिए जानी बेहद जरूरी है।
मानसून सत्र का अंतिम दिन है और मानसून सत्र का अंतिम दिन भी धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि कई तरह से अलग अलग सवालों के माध्यम से विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शराबबंदी को लेकर भी कई सवाल किए जाएंगे। कई सिमगा जैसे क्षेत्रों में खराब क्वालिटी की शराब उतरने से या कह लें कि नकली शराब उतरने से कई लोगों की मौत का जो मामला है उसे उठाया जाएगा। उसके अलावा पूर्णतः शराबबंदी का जो सरकार का वादा है उस पर कितना काम हुआ है, क्यों अब तक ये लागू नहीं हुआ है और क्यों अब तक इस पर कोई साफ पक्ष सरकार का नहीं आ पाया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो श्रम मंत्री हैं और आबकारी मंत्री हैं उनको विपक्ष घेरेगा। इसके अलावा प्रदेश भर में जो लगातार कई जगहों पर सामाजिक संगठनों का भूमि आवंटन का जो मामला है उसको भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उठाएंगे और कई ऐसे मामले हैं जो विधानसभा में गूंजने वाले हैं। इसके अलावा मौसम जो है लगातार मानसून की जो झड़ी है वो लगातार बनी हुई है। इसमें अभी तक बीते 4 दिनों से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और प्रदेश भर में प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश की जो स्थिति है वो बनी हुई है और इससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। लगातार जो तापमान का गिरावट है कम से कम 5 डिग्री से नीचे जा चुका है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो आज भी सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में भी और ज्यादा यही स्थितियां बनी रहेंगी। हालांकि ये राहत जो है 1-2 दिन बाद फिर से मौसम पहले की तरह खुल जाएगा और उसके बाद आने वाले सप्ताह में अलग अलग सिस्टम है उसके माध्यम से बारिश होगी। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर बनी रहेगी। ठीक है प्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। शकील भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हैं। शकील, आप भी जानकारी दीजिए आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, कोरोना को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं यहां पर बनाई गई थी और उसमें एक महत्वपूर्ण योजना जो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए थी वो थी कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। और इसको लेकर आज जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान जो पात्र इसमें है, जो लोग हैं जिनकी कोरोना काल में मृत्यु यहां पर हो गई थी, उन्हें आज नियुक्ति पत्र जो है वो यहां पर दिए जाएंगे। 3:30 बजे को ये पूरा कार्यक्रम यहां पर होगा और इसके अलावा ऑनलाइन जो मृतक परिवारों के आश्रित हैं उनसे संवाद भी यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा देखा यहां पर जाए तो प्रधान केंद्र की जो योजना यहां पर थी अन्य उत्सव योजना, उसकी भी समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति में लगभग आंशिक तौर पर जो लगातार केस यहां पर बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए समीक्षा यहां पर करेंगे। वहीं ग्वालियर की बात यहां पर की जाए तो ग्वालियर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन यहां पर है। महंगाई को लेकर प्रदर्शन ये किया जाएगा। लगभग 16 स्थानों पर एक साथ कांग्रेस जो है वो सिंधिया के गढ़ में हल्ला यहां पर बोलेगी। वहीं दूसरी ओर पंचायत कर्मचारियों की जो हड़ताल है उनका 12वां दिन आज है। लगातार हड़ताल जो है वो यहां पर की जा रही है। आज पूरे प्रदेश में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उनसे मुलाकात यहां पर तमाम पदाधिकारी यहां पर करेंगे और साथ ही साथ ज्ञापन सौंपेंगे। मांग यहां पर की जा रही है कि जिस प्रकार से अनार्थिक और आर्थिक मांगे यहां पर 5 सूत्रीय उनकी हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार यहां पर पूरा करे। वहीं पटवारियों का जो कामकाज का जो हड़ताल का जो पटवारियों की जो हड़ताल है वो भी लगातार अभी फिलहाल प्रदेश में जारी है। हालांकि बस्ता बंद हड़ताल जो है वो अभी फिलहाल शुरू नहीं की गई है। सिर्फ खसरा और खतौनी से संबंधित काम यहां पर किए जा रहे हैं। इसे लेकर आज प्रमुख सचिव राजस्व से मुलाकात यहां पर कर सकते हैं और तमाम बातों पर निर्णय जो है वो यहां पर निकल सकता है। वहीं बात अगर मौसम की यहां पर की जाए तो राजधानी भोपाल में बीते करीब 1 सप्ताह से और प्रदेश में भी लगातार जो बारिश का दौर है वो यहां पर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जगह अलर्ट यहां पर किया गया है। लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई है। बिल्कुल शकील, तो आज ये कुछ खबरें रहेंगी जो दिन भर IBC 24 जिन पर नजर बना के रखेगा। मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, पंचायत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 12वां दिन है और 12वें दिन प्रदेश के सभी विधायकों के घर जाकर पंचायत कर्मी ज्ञापन सौंपने वाले हैं। प्रदेश की 23,000 पंचायतों और 313 जनपदों का कामकाज इस प्रदर्शन के कारण ठप चल रहा है। नियमितीकरण, अनुकंपा, वेतन वृद्धि जैसी मांगों को लेकर पंचायत कर्मी रोजगार सहायक हड़ताल पर हैं।
तो पिछले 12 दिनों से पंचायत कर्मियों की हड़ताल जारी है और आज भी इसका सिलसिला जारी रहेगा। और आज ये जो पंचायत कर्मी हैं अपने अलग अलग सहयोगियों के साथ विधायकों के घर जाएंगे और अपनी मांगों से जुड़ी जो ज्ञापन है आज उनके नाम सौंपेंगे। हमसे जो टकराएगा। रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मामले में मिले नोटिस का जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दे दिया है। शनिवार की शाम राजीव भवन पहुंचकर बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस के संगठन महामंत्री रवि घोष को लिखित में नोटिस का जवाब दिया। इससे पहले भी बृहस्पति सिंह विधानसभा के सदन में अपना बयान को लेकर खेद व्यक्त कर चुके हैं। और बता दें कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने काफिले पर हुए हमले के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराते हुए हत्या करवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार में खलबली मची हुई थी। तो वहीं इस पूरे मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बृहस्पति को नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह मामले में दर्ज एफआईआर मामले में जीपी सिंह ने कोतवाली पुलिस को पत्र भेजकर आने में असमर्थता जताई। वकील के माध्यम से मिले पत्र में बीमारी का हवाला देते हुए मेडिकल रिपोर्ट के साथ आने में असमर्थता जताई गई। दरअसल राजद्रोह के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन देर शाम को उनके स्थानीय वकील के माध्यम से नोटिस के जवाब के साथ डॉक्टर के पर्चे और कुछ टेस्ट रिपोर्ट के साथ पुलिस को भिजवाया गया। बता दें कि पिछले दिनों ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डायरी मिली थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की लिखित शिकायत पर रायपुर कोतवाली में जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर कर लिया है। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा की सभी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग की खातिर 27% आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए भी 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण का यह प्रावधान केंद्र कोटे की सीटों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसका लाभ सिर्फ केंद्र लिस्ट में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस अहम फैसले की जानकारी दी और इसे अभूतपूर्व बताया। यह आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस कोर्स में लागू रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को हर क्षेत्र में बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। अब मोदी सरकार ने भी हमारी इस वर्ग की उत्थान की भावना को समझते हुए अभी सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जबकि इस वर्ग के उत्थान के लिए सभी क्षेत्रों में आज लागू करने की आवश्यकता है। खैर, देर आए लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त अब भी नहीं आए। अब शिवराज सरकार कब अपना पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया त्याग कर आधी आबादी वाले इस वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार के इस वर्ग के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय को प्रदेश में लागू करने के लिए पहल करेगी और इसकी सारी बाधाएं दूर करने की दिशा में कार्य करेगी। ये ट्वीट किया गया है पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार से भी कहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण का जो फैसला पूर्व की सरकार ने किया था उस पर अब उन्हें काम करना चाहिए। देवास पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। भरोसा कंजोडेरा और उसके साथ ही शहर के प्रताप नगर में ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 85 लीटर शराब और करीब 16,000 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया है। इसकी कीमत करीब 8,12,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों मंदसौर में जहरीली शराब पीने के बाद हुई मौत के बाद से लगातार प्रदेश सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही खंडवा में भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस और आबकारी के मुखबिर तंत्रों के माध्यम से जानकारी जुटाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है।
मंदसौर की गरोड थाना पुलिस ने गुरुवार को कलर प्रिंटर से नोट प्रिंट कर बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 25,000 से ज्यादा के नकली नोट भी जब्त किए हैं। गरोड पुलिस ने सूचना के आधार पर जाल बिछाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। खड़ावदा गांव में आरोपियों ने 2 महीने पहले एक कलर प्रिंटर खरीदा था। इस प्रिंटर में आरोपियों ने 100 और 500 के एक ही नंबर के कई नोट प्रिंट कर लिए थे। आरोपी कुछ नकली नोटों को बाजार में खपा भी चुके थे। सूचना के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से यह पता करने में जुटी है कि अब तक कितने नकली नोट कहां खपा चुके हैं। तो मौके से हमें 2 लोग पकड़ाए, एक तो कचरूलाल पकड़ाया था और दूसरा पकड़ाया शरीफ। तो ये 2 लोग जो मौके से पकड़ाए तो इनकी तस्दीक की, इनका चेकिंग की, जामा तलाशी की, तो उसमें हमको नोट प्राप्त हुए। रायपुर नगर निगम की टीम ने हीरापुर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रैन बसेरा के पीछे की जर्जर हो चुके पानी की टंकी को ब्लास्ट कर जमींदोज कर दिया है। इस टंकी का उपयोग 5 साल से नहीं हो रहा था। जर्जर होने के कारण इसका प्लास्टर नीचे से गिर रहा था, जो लोगों की जान के लिए खतरनाक था। इस टंकी को नष्ट कर दिया गया है। जोन 8 के आयुक्त अरुण ध्रुव ने बताया कि शुक्रवार को हीरापुर की 2 और जर्जर पानी टंकियों को ब्लास्टिंग कर उड़ाया जाएगा। इस दौरान आसपास की सड़कों पर आवाजाही बंद रखी जाएगी। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।